नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूधृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये नए चक्र निश्चय नय व्यवहार नय का स्वरूप विषय वस्तु ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद चर्चा अपनी प्रारंभ हुई इनके भेद प्रभेद की। निश्चय नय को भेदों में भेदा जाना संभव नहीं है क्योंकि उसका विषय अभेद है, सामान्य है। लेकिन फिर भी समझने समझाने के लिए उसके भी शुद्ध और अशुद्ध के दो भेद करके और फिर शुद्ध निश्चय नय के फर्दर 3 भेद करके इनको समझाया गया है। ठीक है, यानी माने ये भी अनेकांती है कि निश्चय नय अभेद्य है फिर भी उसे भेदा जा रहा है। निश्चय नय के भी भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं फिर भी उसकी अभेद्यता कायम है। पेज नंबर 80 निकालिए। और हमने ये भी चर्चा की थी आगे वाले निश्चय नय के सामने पहले वाला जो निश्चय नय का भेद है नीचे वाला वो क्या हो जाता है। एक मिनट, क्या हो जाता है आगे वाले निश्चय नय के सामने जो उससे पहले वाला निश्चय नय का कथन था उसका क्या हो जाता है। एक मिनट है, ऐसे नहीं, समझ से देखो। अशुद्ध निश्चय नय ने कहा कि आत्मा रागी है। अब उससे अगले वाला निश्चय नय कौन सा है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, वो क्या कहेगा कि आत्मा सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो आत्मा को सम्यक दृष्टि कहा, इसके द्वारा वो जो अशुद्ध निश्चय नय का कथन था कि आत्मा रागी है, द्वेषी है, उसका क्या कर दिया गया, निषेध। ये शब्द चाहिए था। आगे वाला ऊपर वाला निश्चय नय नीचे वाले निश्चय नय का निषेध कर देता है। तो नीचे वाला निश्चय नय क्या हो जाएगा, उसके सामने व्यवहार हो जाएगा ना, क्योंकि जिसका निषेध कर दिया जाता है वो व्यवहार हो जाता है। इस पर क्वेश्चन लिखवाया था मैंने कि निश्चय नय भी किस प्रकार व्यवहार हो जाता है। लिखिए प्रश्न, निश्चय नय का कथन भी कब व्यवहार हो जाता है। निश्चय नय का कथन भी कब व्यवहारत्व को प्राप्त हो जाता है, स्पष्ट करें। निश्चय नय का कथन भी कब व्यवहारत्व को प्राप्त हो जाता है, स्पष्ट करें। देखिए, आप जो सीख रहे हैं ना, ये टॉप मोस्ट चर्चा है, मतलब पराकाष्ठा है ये नयों के संदर्भ में, कि कैसे हम अपने विषय तक पहुंचने के लिए नीचे वाले स्टेप को हे करते जाते हैं। अभी हमने जिस सीढ़ी पर कदम रखा था हमने नहीं सोचा था कि इसको भी छोड़ना होगा। आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया था आपने नहीं सोचा था कि मुझे इसको भी छोड़ना है। यद्यपि वो बात रहती है लेकिन उसका विचार नहीं होता। जब आपने चम्मच हलवे की मुंह में ली थी, ठीक है, अब उसको मुंह में भी डाला और निकालना भी है चम्मच को, तभी तो वो जो उसमें हलवा है आप उसको ग्रहण कर पाओगे। ऐसे ही समझना कि जो जिसने आगे आगे का प्रतिपादन किया वो आगे वाले स्टेप पे पहुंचा के खुद विलय को प्राप्त हो गया। जैसे कोई सेवक होता है तो पहले गेट से दूसरे गेट तक लाता है और वो खुद छोड़ के चला जाता है। फिर आगे वाले का काम है वो अगले गेट तक पहुंचाता है। बेटा ध्यान से सुनना, आगे वाले गेट तक पहुंचाता है और फिर वापस चला जाता है। फिर आगे वाला उसको अगले गेट तक ले जाता है। इसी प्रकार पहले वाला नय
आगे आगे वाले नए के विषय तक पहुंचाता है, उसको हैंड ओवर कर देता है, फिर वो उसको और आगे ले जाता है, वो उसको और आगे, और ये नए हटते चले जाते हैं। तो जिसका निषेध हो जाएगा वो व्यवहार नय कहलाएगा ना, और निषेध करने वाला निश्चय नय है, क्योंकि निश्चय नय का एक लक्षण है न तथा। बात कुछ बैठ रही है आपको? तो कर लेंगे इसको स्पष्ट। ये टॉपिक चल चुका है लास्ट क्लास में कि कैसे अगले वाले निश्चय नय के सामने उसके पहले वाला निश्चय नय व्यवहार हो जाता है। जैसे शुद्ध निश्चय नय का कथन करने पर अशुद्ध निश्चय नय का कथन निषेध हो जाता है ना, तो वो व्यवहार हो गया शुद्ध निश्चय नय के सामने। अब आगे उसके भेदों में भी लगा लो। एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन, उससे आगे वाले, चाहे वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कथन हो चाहे परम शुद्ध निश्चय नय का कथन, उसके सामने वो पहले वाला भेद व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि उसको अब निषेध किया जाएगा। आ रही है बात समझ में? एक ही बात जो उस रेफरेंस तक सही है और उससे आगे पहुंचने पर वही माने बेकार सी लगने लगती है। अभी वो चम्मच कितनी उपयोगी थी, चम्मच लाओ, चम्मच नहीं है, चम्मच नहीं है, हलवा कैसे खाएंगे, और वो चम्मच से ले लिया। अब उस चम्मच ने इतना उपकार किया है, क्या उसको फेंक देना निकाल कर? फेंक नहीं है, मतलब मुंह में खा लिया हलवा, अब उस चम्मच को तो निकालना, चम्मच को भी अड़ाए रखोगे। इसी प्रकार नयों के विकल्पों के द्वारा वस्तु को पकड़ना था, वस्तु पकड़ ली, फिर भी नए के विकल्प लगाए रखो तो हलवे का स्वाद नहीं ले पाओगे, तो नए पक्षातीत हो जाना है। चलिए आगे देखिए, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि पूरी तरह आपको ये बात बैठे। वो एक अलग बात है कि आप उसको ढंग से ड्राफ्ट कर पाएँ नहीं कर पाएँ, लेकिन आपके मानस में, आपके अंतःपटल में इस बात की भाव वासना होनी चाहिए कि इन बातों की क्या इम्पोर्टेंस है। ये सब हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप जिनवाणी को जब पढ़ें तो आप उसके रहस्य को प्राप्त कर सकें, उलझ के ना रह जाएं। बाकी आप जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना आपकी और क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत सारी बातें ऐसी जो आप आज समझ लेंगे, लेकिन आज से 20 साल बाद आपको याद आएगी, अरे ये बात तो हमने 20 साल पहले पढ़ी थी, आज समझ में आई है। हमें भी कई बार ये होता है कि हम ये बात 100 बार पढ़ तो चुके हैं और ऐसा समझते थे कि हमें समझ में आ गई, लेकिन आज जैसी समझ में आई है ऐसी पहले कभी नहीं है। इसको कहते हैं अपूर्वता भासित होती। अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त अर्थ में ही संतुष्ट हो गया था, मुझे तो आ गया समझ में। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब आप जब इसमें और गहराई में घुसेंगे, आप नाना अनेक प्रकार के ग्रंथों का अभ्यास करेंगे तो एक कोरिलेटेड होती हैं चीज़ें। माने एक शास्त्र संबंधी ज्ञान आपका निर्मल होने पर अन्य जितने शास्त्र पढ़े थे उनके संबंध में भी आपकी क्लैरिटी और बढ़ती है और गहराई बढ़ती है। तो यानी सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड हैं। आपकी बुद्धि जितना जितना बढ़ती जाएगी, लेकिन ये होगा अभ्यास। आप जब 10 साल बाद फिर आपका प्रवचन सुनेंगे आप, तो आपको उसके साथ आनंद होगा। अभी क्या है कि अभी उतनी भाव वासना नहीं बनती। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास अच्छा होगा, जब आप उस बात को उतना गहराई से महसूस करेंगे तो आपको आनंद विशेष होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, पहले ना वो आते थे टीवी पर चित्रहार, माने उसमें सिर्फ गाने आते थे, और जब हम बच्चे थे हमें फिल्म देखने में तो मज़ा आता था, लेकिन गाने देखने में बोरिंग होता था। पहले कोई ऐसा सिस्टम था नहीं कि गाने को आगे आगे निकाल दो या क्या कर दो, तो हमें गाने पसंद नहीं आते थे। हम गानों में क्या खेलने चले गए, इधर उधर चले गए, ठीक है। और जो बड़े लोग हैं उन्हें गाने में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय फिल्म के, वो स्पेशली गाने देखना चाहते हैं उसका। क्यों? कि उस समय वो भाव वासना नहीं थी। अब धीरे धीरे मैच्योरिटी बढ़ती है तो अलग टाइप के अपने भाव बढ़ते हैं, तो उस कला को, जैसे हम बच्चे थे, हमें कविताओं में, मुशायरे में लगता था पागल हैं क्या बोल रहे हैं, वाह वाह वाह, क्यों? उतनी समझ डेवलप नहीं थी। लेकिन जब आपके ज्ञान का विकास उतना हो जाता है तो आपको कविताओं में, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों में आपको उसकी भाव वासना होने लगती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ऐसे एक देख देख के ताली बजाते हैं और एक अंदर से गदगद हो जाते हैं, भाई क्या गजब की कविता सुनाई है इसे।
तो विद्वान ही जानते हैं कि विद्वान कितना जानते हैं। समझ में आया? उसकी कला की कदर कौन जानता है? देखो, ये वक्ता कैसा है, ये भी वाकई में जो सही श्रोता होगा ना, वही पहचान सकता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक वाक्य है कि विद्वान ही जानते हैं कि विद्वान कितना जानते हैं। इसमें दोनों बातें हैं, कटाक्ष भी है कि आम आदमी को क्या पता, वो तो सोच के बैठ जाएगा, बड़ी सी टोपी लगा के आ गए, कुर्ता पजामा, बड़ी बड़ी मालाएं, आसपास 4-6 सेठ चल रहे हैं, तो क्या मान लेगा कि बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन वो नहीं पहचान सकता। लेकिन वाकई में जिसने शास्त्रों का अभ्यास किया है, जो स्वयं विद्वान है, वो समझ पाता है कि सामने वाला क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं, या नाम छोटे और दर्शन बड़े हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब वो है कि अब आपका अभ्यास है। डॉक्टर साहब ने इसमें कुछ नहीं छोड़ा, माने जो मूल नए चक्र में जो विषय है ना, उनको भी कितना सरल उदाहरणों के द्वारा एक एक चीज़ को उन्होंने इसमें डिस्कस किया है। ठीक है ना? इतना तो शायद ही कोई इतना खुलासा कर पाए जितना उन्होंने कर दिया, तो कुछ बचता नहीं। उन्होंने ऐसा लिख दिया कि अगर आप इसकी रीडिंग भी करेंगे ना, तो भी आपको बात समझ में आएगी। भाई साहब कहाँ बिजी हैं? हो गया? क्या समझ में आया बताओ जल्दी से। अभी हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया, क्या बताया हमने, किस चीज़ की प्रेरणा दी है? हाँ, तो ध्यान बेटा सुन तो रहे हो आप, लेकिन और इधर भी ध्यान रखो। मुझे भी ऐसा लगे कि तुम इधर ध्यान है, सुनता सब है, लेकिन मुझे भी ऐसा फील होना चाहिए ना। आइए पेज नंबर 80। अब यहाँ निश्चय नय के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु के संबंध में विचार अपेक्षित है। निश्चय नय की विषय वस्तु क्या है? निश्चय नय की विषय वस्तु, देखो, वस्तु है सामान्य विशेषात्मक, उसका एक सामान्य अंश है। अब देखो, ये अध्यात्म की चर्चा है ना, अध्यात्म कहना है, तो हम इसमें आत्म वस्तु पर घटित करके बता रहे हैं। वैसे तो 6 द्रव्यों पर घटित हो सकता है, प्रत्येक वस्तु पर निश्चय व्यवहार घटित किए जा सकते हैं। जो उसका यथार्थ स्वरूप है वैसा निरूपण करे वो निश्चय नय है। अच्छा, पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की कहे, ये कौन सा नय है? हाँ जी, पुद्गल की क्रिया को पुद्गल की कहे, कौन से नय का विषय होगा? तो पुद्गल पे भी लग सकते हैं ना निश्चय व्यवहार। बात समझ में आ रही? लेकिन चूंकि अध्यात्म का प्रकरण है, इसलिए हम आत्मा पर घटित करके बता रहे हैं। ये स्पष्ट किया। लिखो, क्या निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग, लिखो, क्या निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को समझने समझाने में भी किया जा सकता है। आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को भी समझने समझाने में किया जा सकता है। स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, अध्यात्म शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। अध्यात्म शब्द का अर्थ स्पष्ट करें तथा किसी ग्रंथ का रेफरेंस भी दें। देखो भाई, अध्यात्म शब्द का अर्थ स्पष्ट करें तथा किसी ग्रंथ का रेफरेंस भी दें। हाँ जी, पहले प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन बताएगा?
अदिति उत्तर बता रही है, ध्यान से सुनिए। प्रश्न था, क्या निश्चय व्यवहारणयों का प्रयोग आत्मा के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर भी किया जा सकता है? स्पष्ट करें, बताइए। तो फिर यहाँ आत्म वस्तु पर ही घटित कर करके क्यों दिखा रहे हैं? हर जगह आत्मा आत्मा पे घटित करके क्यों दिखा रहे हैं? बताओ बताओ। नहीं, क्योंकि हाँ अध्यात्म, क्योंकि निश्चय व्यवहार मुख्यतः अध्यात्म के नए हैं, ठीक है, इसलिए अध्यात्म का अर्थ अभी बताऊंगा। क्योंकि इसमें आत्मा की मुख्यता होती है, अपना प्रयोजन आत्मा को जानने पहचानने का है, इसलिए हम आत्म वस्तु पर घटित करके बता रहे हैं। लेकिन निश्चय व्यवहार तो सभी द्रव्यों के निरूपण में घटित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। क्या होता है? देखिए पेज नंबर 80, अधि जमा आत्म, अधि जमा आत्म, अधि माने जानना, आत्म माने आत्मा को, समझ गए? अधि माने जानना और आत्म माने आत्मा को। तो आत्मा को जानना ही अध्यात्म है, लेकिन खाली शब्दों में जान लेना नहीं, आत्मानुभूति में, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव में। 80 नंबर पेज। बेटा समझ लिया, अंडरलाइन कर लो, बुक में अंडरलाइन करो, फिर आंसर। आप लोग आंसर वांसर नहीं लिख रहे हो, कॉपी के मार्क्स 0 दूंगा इस बार बिल्कुल फिर, और पेपर में भी नहीं कर पाओगे अब, साथ साथ नहीं लिखोगे तो आंसर। 10-15 मिनट लगते हैं, घर जाके तुरंत लिख लिया करो, सेम डे। बृहद द्रव्य संग्रह में अध्यात्म का अर्थ इस प्रकार किया है, अध्यात्म शब्दस्यार्थः कथ्यते। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल रूप परिहारेण। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा ध्यान दो, मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल रूप परिहारेण माने उसके त्याग से, स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानम तद अध्यात्ममिति। आप हिंदी का याद कर लें, क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान होता है, माने उसका जानना, उसका अनुभव करना, उसे अध्यात्म कहते हैं। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा पक्का। अनुष्ठान माने होता है उसमें लीन होना, उसका अनुभव करना। देखो, अब अगर हमने कथन किया कि धर्म द्रव्य गति में निमित्त होता है, तो ये निश्चय नय का कथन होगा। समझना जरा कैसे। और अगर हम ये कहें कि उसने धक्का दिया अथवा मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, इस कारण में वो गति में निमित्त हुआ मेरे, अथवा ट्रेन मेरी गति में निमित्त हुई, तो ये व्यवहार का कथन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य उसका मूल नियामक अंतरंग निमित्त है। माने गति जो होती है ना एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, उसमें कौन सा द्रव्य निमित्त है? धर्म द्रव्य। लेकिन उसमें निमित्त किसको कहना? तो मैं तो जा ही नहीं रहा था, इसके कारण जाना पड़ गया। ऐसे किसी बाहर वाले को कार के कारण, बस के कारण, ट्रेन के कारण, तो ये व्यवहार हो जाएगा। बहुत मोटा उदाहरण घटित किया है, बात समझ रहे हैं? क्योंकि जिस द्रव्य का जो स्वरूप है उसका वैसा यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। कहीं भी आप उपचारित निरूपण करेंगे तो व्यवहार हो जाएगा। क्योंकि अध्यात्म के नए हैं, अध्यात्म में आत्मा को जानने की मुख्यता होती है, इसलिए हमने निश्चय नए व्यवहार नए के प्रयोग आत्मा पर करके बताए हैं। समझ में है? अध्यात्म शब्द का अर्थ हो गया। अगले प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको। अब देखो यहाँ जो निश्चय नए के भेद प्रभेद कर रहे हैं हम, तो प्रत्येक द्रव्य के अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता को मुख्य आधार बनाया है। निश्चय नए के जो भेद प्रभेद किए, इसमें हमारा मुख्य आधार क्या होगा कि निश्चय नए किसको मानेंगे? कि जो अपने गुण पर्यायों से अभेद है।
अब वो गुण पर्याय शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। अगर अशुद्ध गुण पर्यायों के साथ अभेद करेंगे तो वो अशुद्ध निश्चयन है, और शुद्ध गुण पर्यायों के साथ अभेद करेंगे तो शुद्ध निश्चयन है। समझ रहे हैं आप? आपका एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि पर्याय तो शुद्ध अशुद्ध सुनी है, लेकिन आप अशुद्ध गुण कैसे कह रहे हैं? तो मैं नहीं कह रहा, नियम सार जी में भी कहा है, टीका आप पढ़ेंगे ना, शुरू की गाथाओं में ही है, 15वीं गाथा से पहले ही है किसी की टीका में, शुद्ध गुण शुद्ध गुणी, अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणी। ठीक है, देखो गुण गुणी में भेद करके कथन करने वाला व्यवहार न्याय है, गुण गुणी में अभेद करके कथन करने वाला निश्चय न्याय है। शुद्ध गुण गुणी में भेद करे वो शुद्ध व्यवहार, अशुद्ध गुण गुणी में भेद करे अशुद्ध व्यवहार। अशुद्ध व्यवहार कौन सा आ गया? असद्भूत व्यवहार समझ लो। शुद्ध व्यवहार माने जो सद्भूत है। हाँ, ऐसे भी भेद हो सकते हैं, अनेक अनेक टाइप के भेद किए हैं। ऐसे ही शुद्ध गुण गुणी में अभेद करे शुद्ध निश्चय, अशुद्ध गुण गुणी में अभेद करे अशुद्ध निश्चय। जैसे समझना जरा, आत्मा रागी है, बेटा ध्यान से सुनो, पेन मत बजाओ। आत्मा रागी है और आत्मा राग वाला है, इन दोनों कथन में कुछ डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? कौन बताएगा? बताओ बेटा। वेरी गुड। देखो आत्मा रागी है, इसमें हमने अशुद्ध पर्याय से अभेद किया, तो ये कथन हो गया अशुद्ध निश्चय का। ठीक है, और आत्मा राग वाला है, ये अशुद्ध व्यवहार का कथन हो गया। यानी अशुद्ध व्यवहार किसको लिया वहाँ? तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने को अशुद्ध व्यवहार कह दिया, और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने को शुद्ध व्यवहार कह दिया। हाँ, सद्भूत नहीं दोनों, क्योंकि वो बाहर वाला तो उपचार में चला जाएगा, वो तो अपने से भिन्न वाले में कर रहा है। ये तो रागादि अपनी पर्याय हैं, तो अपनी अशुद्ध पर्यायों के साथ अपना भेद करे वो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और अपनी शुद्ध पर्यायों के साथ भेद करे कि आत्मा केवल ज्ञान वाला है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। आत्मा मति ज्ञान वाला है, अपूर्ण पर्याय है ना, आत्मा राग वाला है, अशुद्ध पर्याय है। तो अशुद्ध पर्यायों के साथ भेद करे उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। इस तरह के प्रश्न आप लिख लेना, जो मैंने बताया ना 4 सेंटेंस लिख लो भैया, लिख लो, फिर रह जाएगा। लिखो लिखिए फटाफट, लिखो। अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद कहना, अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद कहना। सामने लिखो अशुद्ध निश्चय है। अगला लिखो आत्मा को अभेद कहना। दूसरा लिखो शुद्ध पर्यायों से आत्मा को अभेद कहना। बताओ कौन सा होगा? शुद्ध निश्चय है ना। कौन सा शुद्ध निश्चय होगा, ये आगे की बात है, तीनों भेदों में से। अगला कथन लिखो, इसी का रेसिप्रोकेट कर दो। अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को भेद, अशुद्ध पर्यायों से आत्मा का भेद कहने वाला कौन सा होगा? अशुद्ध पर्यायों से, अशुद्ध और अपूर्ण पर्यायों से आत्मा को भेद करके कहने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। समझ में आ गया? अशुद्ध, जहाँ अशुद्ध कहेंगे वहाँ अपूर्ण भी ले लेना। अशुद्ध अपूर्ण पर्यायों से आत्मा को भेद करके कहने वाला। पर्याय तो आत्मा की है, राग कोई अलग हो आत्मा अलग हो ऐसा तो है नहीं। आत्मा की पर्याय, आत्मा उससे तन्मय है, आत्मा का ही परिणाम है। लेकिन फिर भी एक अभेद द्रव्य में उसकी अशुद्ध पर्याय का भेद खड़ा करके कहना कि आत्मा, एग्जाम्पल भी लिख लो, आत्मा राग वाला है, ठीक है, या फिर आत्मा का राग,
लिख लिए दोनों एग्जाम्पल इसमें। और जो अशुद्ध निश्चय ने लिखवाया था उसमें लिखो आत्मा रागी है। समझ में आ गया? निश्चय में आएगा आत्मा रागी है, अभेद कर दिया ना रागी कह के, या रागी आत्मा। और भेद करोगे उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय में आएगा आत्मा का राग अथवा राग वाला आत्मा। भेद, हाँ, उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय। नहीं, अभेद करना काम है निश्चय न्याय का, वो अशुद्ध निश्चय न्याय में आएगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि निश्चय न्याय का जो हम भेद प्रभेद करेंगे तो उसमें ये बात ध्यान रखेंगे, निश्चय न्याय अपने गुण पर्यायों से अभेद करके कथन करेगा। अब वो भले शुद्ध हो या अशुद्ध हो। अगर शुद्ध का निरूपण करेगा तो शुद्ध निश्चय न्याय, अशुद्ध पर्यायों का निरूपण करेगा तो अशुद्ध निश्चय न्याय। तो निश्चय न्याय का काम क्या है? अपने गुण पर्यायों से अभेद कथन करना। ठीक है, अगले वाला आप अपने आप लिख लेंगे। वहाँ होगा आत्मा का केवल ज्ञान। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय क्या होगा? शुद्ध पर्यायों से आत्मा का भेद कहना। लिख लो, शुद्ध पर्यायों से आत्मा का भेद कहना। समझ में आ रही है बात आपको? कोई अभी क्लास है क्या आपकी? कहीं जाना है? 10 मिनट ले लें, फिर 7 बजे तक। अब ऐसा है ना, देखो ये विषय ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसकी ऐसी आगे खींच दूँ, क्योंकि इसमें समझने की आवश्यकता है। जहाँ समझने की आवश्यकता नहीं होती उसको जल्दी भी खींच देते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 80, सबसे नीचे की लाइन। ये सब बातें आपको इसलिए बताई हैं ताकि ये समझ में आए। सबसे नीचे की लाइन देखो, निश्चय न्याय के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपनी गुण पर्यायों से अभिन्नता को मुख्य आधार बनाया गया है। प्रश्न लिखिए, निश्चय न्याय के भेद प्रभेदों में किसको मुख्य आधार बनाया गया है? बात समझ में आ रही है? निश्चय न्याय की पहचान हम ऐसे करेंगे कि जो अपने गुण पर्यायों से अभेद, ये मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। अगर आपने उसमें भेद किया तो फिर वो व्यवहार में चला जाएगा। निश्चय न्याय के भेद प्रभेदों में किसको मुख्य आधार बनाया गया है? तो आप क्या बताएंगे? प्रत्येक द्रव्य के अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता को मुख्य आधार बनाया है। अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 80 पर सबसे नीचे। आप कैसे पहचानोगे कि निश्चय न्याय का भेद है? कि उसमें अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता होनी चाहिए, बस। देखो, चाहे अशुद्ध निश्चय न्याय है, वो अपने पर्यायों से अभेद कर रहा है, लेकिन अशुद्ध पर्यायों से। एक देश शुद्ध निश्चय न्याय एक देश शुद्ध पर्यायों से अभेद कर रहा है। साक्षात शुद्ध निश्चय न्याय पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद कर रहा है। और परम शुद्ध निश्चय न्याय वो गुण पर्यायों का अभेद पभेद इसमें जा ही नहीं रहा, वो तो निर्विकल्प शांत। आइए 81 नंबर पेज। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न पर तथा पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। ये बात तो हमने समय सार में पढ़ी है। एकत्व विभक्त, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि किंतु सुलभ नहीं। इसलिए दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तणे निज विभव से। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप, बेटा किताब में से भी तो पढ़ो। इस सत्य का ग्राहक माने इस सत्य का उद्घाटन करने वाला कौन सा न्याय है? प्रत्येक द्रव्य क्या कह रहे हैं? अपने परिणमन का स्वयं करता है, उसका कोई अन्य करता नहीं है, पर का हस्तक्षेप नहीं है। माने निश्चय न्याय की बाउंड्री कहाँ से है कि वो अपने घर में ही बात करेगा। शेयरिंग वेयरिंग जो होगी अपने घर में होगी, पड़ोसियों से नहीं। समझ में? व्यवहार न्याय क्या करता है?
वो अपनी बाउंड्री को भी उल्लंघन करके एक दूसरे का मिला जुला के कथन करता है। तो अपने घर में अपने में हम अपने गुण पर्यायों से अभेद रहेंगे। देखो ऐसा है, आप तो गुण कह रहे हो, आप ये बताओ द्रव्य शुद्ध अशुद्ध होता है कि नहीं होता? अब आप ये है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको वो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए कि गुण शुद्ध अशुद्ध क्यों होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन उठा है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए द्रव्य शुद्ध होता है अशुद्ध होता है कि शुद्ध अशुद्ध होता है। दोनों होने चाहिए ना। और जब द्रव्य शुद्ध अशुद्ध है तो गुण शुद्ध अशुद्ध नहीं हो सकती। अरे रीजन देखो, जो द्रव्य शुद्ध पर्याय रूप से परिणमित हुआ वो द्रव्य शुद्ध है, और जो द्रव्य अशुद्ध पर्याय रूप से परिणमित हुआ वो अशुद्ध है। बात समझ में आ रही है? गुण क्या है? गुण तो उसकी क्वालिटी है। बात समझ रहे? गुण क्या चीज़ है? गुणों के समुदाय को ही तो द्रव्य कहते हैं, और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। लेकिन इसमें अनेकांत समझने लायक है। एक विवक्षा ये चलती है कि गुण कभी अशुद्ध नहीं होते, जैसे ज्ञान गुण है। अब गुण का काम तो क्या है? जानना जानना, सही, इसलिए वो तो जानने का ही काम करेगा, इसलिए वो तो अशुद्ध नहीं होता। लेकिन पर को अपना जानना, कि स्व को स्व जानना, ये उसकी पर्याय हैं। इसलिए पर्याय तो शुद्ध अशुद्ध हुई, गुण शुद्ध अशुद्ध नहीं होते, ऐसा भी कथन किया जाता है। तो अभी मैं वहाँ उस चर्चा पे इसलिए आपको नहीं ले जा सकता क्योंकि अभी आपको वो प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। वो तब खड़ा होगा जब आप और गहरा अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। अभी तो आपको यही नहीं पता कि गुण शुद्ध होते हैं अशुद्ध नहीं होते। तो मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। उसमें दोनों विवक्षाएँ हैं। एक अपेक्षा ऐसी, वो कहते हैं द्रव्य तो शुद्ध ही रहता है, पर्याय अशुद्ध होती है। और एक विवक्षा ये भी है कि जब पर्याय अशुद्ध हुई तो द्रव्य भी तो अशुद्ध हुआ ना। और मैं तो द्रव्य हूँ, पर्याय हुई नहीं, तो पर्याय अशुद्ध हुई तो होने दो, अपने को क्या टेंशन है। तो समझना पड़ेगा, ये चीज़ें बहुत तत्व चिंतन विचार अपेक्षित रखती है। ठीक है, ऊपर ऊपर से जान लेना अलग बात है, लेकिन गहराई से जिनागम के आलोक में इसका गहरा विचार करना आवश्यक है। घबराने की बात नहीं है, सीख जाओगे धीरे धीरे। लेकिन ये बेसिक आपके जो फंडामेंटल आप सीख रहे हो ना, इसका ये फ़ायदा होगा क्योंकि लोग 40-40 साल बड़ा गहरा गहरा अभ्यास करते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, उलझे रहते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक फंडामेंटल सीख लिए, आप उलझोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, आप तुरंत पार हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? जब ये प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपने नए चक्र का बेसिक ज्ञान ले लिया, आप उलझ नहीं पाओगे। आपको पता है निश्चय नय के भेद प्रभेदों का आधार अपने द्रव्य गुण पर्याय की अभेदता है। पर के साथ अभेद नहीं करेगा, पर के साथ अभेद करेगा तो व्यवहार हो जाएगा। और अपने गुण पर्यायों में भी भेद करेगा तो भी व्यवहार हो जाएगा। पर के साथ अभेद करे, कौन सा व्यवहार? लिखो भैया, लिखो लिखो जल्दी। पर द्रव्य के साथ अभेद कथन, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी। पहले पर द्रव्य के साथ अभेद कथन, सामने डैश डाल दो, आप बताओगे अपने। पर द्रव्य के साथ अभेद कथन इज इक्वल टू, अपने आप लिखोगे। नंबर 2, स्वद्रव्य के साथ अभेद कथन लिख लिया। नंबर 3, स्वद्रव्य में भेद कथन। दो द्रव्यों में भेद कथन, दो द्रव्यों में भेद कथन। हाँ जी, अब आप बताइए। पहला
क्या है प्रश्न, क्या है बताओ, कौन बताएगा भाई? मेरे हिसाब से 500 रुपये का हकदार है जो बताए। इतना आसान क्वेश्चन है, ये बता रहा है बच्चा। बता बेटा। बहुत बढ़िया, समझ में है? निश्चय नय का कथन है। क्यों? हाँ, अभेद करके बात की है, लेकिन किस किस में? बेटा पहला पढ़ना, सेंटेंस क्या लिखा है? कौन सा होगा ये? शुद्ध निश्चय है। ज्ञप्ति बताओ बेटा। असद्भूत व्यवहार होगा। अरे परद्रव्य के साथ अभेद कथन कर रहे हो अपना। परद्रव्य लिखवाया है ना। परद्रव्य कौन? जैसे शरीर, शरीर के साथ मेरा अभेद कथन करोगे, किसी भी परद्रव्य के साथ अभेद कथन करोगे, परद्रव्य लिखवाया है ना मैंने, तो व्यवहार नहीं होगा। जैसे शरीर और आत्मा को एक कहे, असद्भुत व्यवहार नहीं होगा। तो आज की विनर ज्ञप्ति है 500 रुपये की हकदार मिलेगा, ऐसा नहीं है बेटा। 500 नहीं है तो करोड़ों रुपए फेल हैं। ये जो ज्ञान मिलेगा ना है, मैंने जब लिखवाया परद्रव्य के साथ, चलो छोलो जीव की अब, ठीक है। अब हम जीव के साथ पुद्गल को मिला के कथन करें। जैसे मैंने कहा पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय तो पुद्गल होती हैं, और ये जीव के साथ उसको मिला के कथन किया ना, एक पुद्गल द्रव्य एक जीव द्रव्य है, उसका अभेद कथन किया। कौन सा हो गया? असद्भूत व्यवहार न। मेरी मेहनत खराब जा रही है फिर। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। निश्चय व्यवहार के कथनों में समझा भाई साहब। शुद्ध निश्चय ने कैसे हो गया? अशुद्ध निश्चय ने भी नहीं हुआ। अरे वाह, अशुद्ध निश्चय ने में ले सकते हो इसको। लेकिन आप ये देखो, अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताई है कि निश्चय ने वहाँ से स्टार्ट होगा, अपनी बाउंड्री के अंदर अभेद कथन होगा। अगर परद्रव्य के साथ अभेद कथन करोगे तो वो निश्चय ने का आधार नहीं है। इसमें लिखा ना, आपने बताया था अपने गुण पर्यायों के साथ अभेद करें। पर के गुण पर्यायों के साथ अभेद कर रहा है, वो निश्चय नहीं होगा। आज की पूरी क्लास इस लाइन पे चली गई है बेटा। बात समझ में आ रही है? इसने क्या किया कि परद्रव्य के साथ मिला के निरूपण कर रहा है, तो ये तो व्यवहार हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया, यानी अपने द्रव्य में जो गुण पर्याय हैं उनके साथ अभेद करे तो वह निश्चय न। बात समझ में? ये निश्चय न हो गया। अब इसमें भी अपनी शुद्ध पर्यायों के साथ अभेद करे, शुद्ध निश्चय। अशुद्ध पर्यायों के साथ अभेद करे। अगला क्या लिखवाया है? स्वद्रव्य में भेद कथन करे, सद्भूत व्यवहार न। कौन सा? इस तरह के क्वेश्चन दूंगा आपको, तभी मज़ा आएगा। इससे तो मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होगी। खाली रटके देने वालों से थोड़ी काम चलेगा। ज्ञानम समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? अच्छा, लास्ट ये कौन बताएगा? दो द्रव्यों में भेद कथन। दो द्रव्यों में भेद कथन। देखो, इसमें निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों का नाम नहीं दे पाएंगे, लेकिन निश्चय नहीं की प्रकृति यही है कि जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा निरूपण करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी भेद कथन करना ये व्यवहार का काम है, निश्चय नहीं का नहीं है। दो द्रव्यों में भेद कथन कर रहा है, बात तो सच्ची है, इसलिए निश्चय नय में जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सद्भूत व्यवहार नय में जाएगी। आप दोनों नय लगा सकते हो। रीज़न पता है क्या है? यथार्थ निरूपण सो निश्चय। अगर इस परिभाषा से देखो तो दो द्रव्य भेद रूप हैं, उनको भेद रूप कह रहा है,
इसलिए निश्चय नय का कथन हो गया। कोई बात नहीं, मैं प्रश्न ऐसा नहीं दूंगा, ये तो अभी आप डिस्कस कर रहे हैं ना, प्रश्न तो ऐसे ही दिया जाएगा, या तो मैं उसमें अपेक्षा खोलूँगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कंफ्यूज करूँगा, ठीक है। लेकिन निश्चय नय के जो भेद हैं उनका काम क्या है कि अभेद कथन करना, भेद कथन करना ये निश्चय नय का काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, पर से जुदा, अपने से अभिन्न, ये भी तो निश्चय नय का कथन है कि मैं पर से भिन्न हूँ, अपने से अभिन्न हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं पर से जुदा हूँ और अपने से अभिन्न हूँ, ये भी निश्चय नय का कथन है। यही तो समय सार में कहा कि एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को बताऊंगा। चलिए, प्रत्येक द्रव्य, पेज नंबर 81, अपने गुण पर्यायों से अभिन्न और पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। सही है, इसीलिए प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। देखो, ये भी ना दोनों नयों का विषय हो सकता है, एक ही कथन। अगर हम इसको इस एंगल में देखें, अगर हम निषेध वाले एंगल से देखें, अभी हम क्या कह रहे थे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है। अब इसका निषेध करने के लिए हमने कथन कहा कि प्रत्येक द्रव्य अपना कर्ता है, तो निश्चय नय का कथन हो गया, क्योंकि इसने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता है, इस कथन का निषेध कर दिया। लेकिन एक अभेद आत्मा में कर्ता कर्म का भेद खड़ा किया, इस तरफ से देखें तो ये व्यवहार्य हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नए हैं वो ज्ञाता के अभिप्राय में है कि वो किस एंगल से देख रहा है। बात समझ में आ रही है? अगर वो प्रतिपादन कर रहा है, भेद कर रहा है, तो व्यवहार्य की प्रकृति है। अगर वो अभेद कर रहा है, ठीक है, व्यवहार का निषेध कर रहा है, तो वो निश्चय नय की प्रकृति है। अब ये लागू पड़ेगा ज्ञाता के अभिप्राय पर, वक्ता के अभिप्राय पर, कि उसकी इंटेंशन क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। इसीलिए तो जटिल है ये नए चक्र। जटिल किस लिए है? क्योंकि खाली कथन पकड़ के नहीं कह सकते आप बात। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस सत्य का ग्राहक प्रतिपादक निश्चय नय है। समझ में आया? अंडरलाइन कर लेना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता, इसका प्रतिपादन करने वाला कौन है? क्योंकि इसने निषेध किया ना, नहीं है, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता। अब ये निश्चय नय का कथन भी हो सकता है, व्यवहार नय का भी। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता, इसलिए निश्चय नय का कथन हो गया, क्योंकि निषेध कर दिया इसने। और मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, एक अभेद वस्तु में कर्ता कर्म का भेद खड़ा किया, इसलिए ये व्यवहार नय का कथन हो गया। लिख लो, मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, दोनों नयों पर लगाकर बता। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, इस कथन को निश्चय और व्यवहार पर घटित करके बताए। तो अब ये बात आ गई, इस सत्य का ग्राहक, जो बताया ना कि पर का करता नहीं है, अपना ही करता है प्रत्येक द्रव्य। अब इसका आधार लेकर परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़कर बाकी जो तीन भेद हैं, साक्षात, एक देश और अशुद्ध निश्चय नय, उसका प्ररूपण देखो, उसकी परिभाषा है। देखिए पहली परिभाषा, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप कहना, ये व्यवहार नय है। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसकी कहना निश्चय नय है, और उसे अन्य द्रव्य की कहने वाला, अभी जो मैंने आपसे चर्चा की ना, उससे ये सब स्पष्ट हो जाएगा।
व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा निश्चय ने उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। अपनी पर्यायों से अभिन्नता और पर पदार्थों से भिन्नता दिखाना ही निश्चय नय के 3 भेदों की मुख्य पहचान है। अंडरलाइन कर लो इस बात को। समय सार का प्रतिपाद्य यही है, पर से भिन्न और अपने गुण पर्यायों से अभिन्न बताना। और परम शुद्ध निश्चय नय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता दिखाना है, मन उसका विकल्प ही खड़ा नहीं करना। इस प्रकार ये निश्चय नय के चारों भेद निज शुद्धात्म तत्व को पर और पर्याय से भिन्न अखंड त्रैकालिक स्थापित करते हैं। ये नय दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं। इसकी चर्चा इनके प्रयोजन पर विचार करते समय आगे करें। तो हमने आज जो अपनी गहरी चर्चा थी वो हो गई है। अभी 4 भेदों का स्वरूप, उसकी परिभाषाएं कल देखकर ये पूरा हो जाएगा आपका निश्चय नय के भेद पर। राइट, उस अपेक्षा से बिल्कुल ठीक कहा कि जब वो मेरा ज्ञान गुण मेरा ही घातक हो रहा है तो वो अशुद्ध कहलाएगा, अशुद्ध परिणम रहा है ना गुण। और जब वो मेरा रक्षक हो जाए, मेरे स्वरूप का ही अवलोकन करे, स्वरूप को या निज रूप माने, पर को पर, निज को निज जाने, तो शुद्ध रूप परिणमन हो रहा है, तो हम उसको शुद्ध गुण कह देंगे। ठीक है, अपेक्षाएं हैं, झगड़ा आप किसी से नहीं कर सकते। सब विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। कोई कहे द्रव्य तो अशुद्ध होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो अपेक्षाएं समझनी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी